क्या भारत एक ही समय में दो दुश्मनों का सामना कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज दक्षिण एशिया की सुरक्षा के केंद्र में है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और यही वो एक सवाल है जो आज हर बड़े रणनीतिकार के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए अटकलों और अंदाजों को एक तरफ रखते हैं और सीधे सीधे बात करते हैं फैक्ट्स की, डेटा की। देखते हैं कि असल में जमीनी हकीकत है क्या। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो मोर्चों वाली बात अचानक इतनी अहम क्यों हो गई? भाई हाल ही में जो बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है और जो बड़े बड़े बयान आए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। लेकिन देखिए, ये मामला सिर्फ ये गिनने का नहीं है कि किसके पास कितने सैनिक या कितने टैंक हैं। असल खेल तो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें भूगोल, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी जैसे कई फैक्टर्स हैं जो पूरी की पूरी बाजी पलट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन बड़े बड़े नंबर से, उन आंकड़ों से जो अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं, यानी भारत की मिलिट्री पावर। लगभग 14.5 लाख एक्टिव सैनिक। सोचिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। एक ऐसी जबरदस्त फोर्स जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। और इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए भारत हर साल करीब 80 अरब डॉलर खर्च करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? तो ये पैसा जाता है राफेल जैसे एकदम मॉडर्न फाइटर जेट्स पर, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर और न्यूक्लियर सबमरीन पर। और देखिए, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है, वो ताकत है जो भारत को अपने पड़ोसियों के मुकाबले एक बहुत बड़ी, एक डिसाइसिव बढ़त देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये ताकत पड़ोसियों के मुकाबले कितनी है? तो चलिए अब जरा आंकड़ों की कसौटी पर देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर हम सिर्फ पारंपरिक सैन्य ताकत यानी कन्वेंशनल फोर्सेस को देखें तो इन दोनों देशों के बीच कितना फर्क है। आप देखिए, सैनिकों की संख्या में तो फर्क साफ है। भारत के पास पाकिस्तान से लगभग डबल फौज है। ये नंबर्स में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और यही कहानी हवा में भी है। एयर पावर में भी भारत का पल्लड़ा भारी है। भारत के पास 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास ये आंकड़ा 1400 के करीब है। जमीन पर भी यही ट्रेंड दिखता है। भारत के पास ज्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं और ये किसी भी आमने सामने की लड़ाई में एक बहुत बड़ा निर्णायक फर्क पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर में अगर हम बांग्लादेश को भी जोड़ लें तो मामला और भी साफ हो जाता है। उनकी सेना का साइज काफी छोटा है और सच तो ये है कि उनका स्ट्रेटेजिक फोकस बाहरी जंग के बजाय अपनी अंदरूनी सुरक्षा पर कहीं ज्यादा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होती। असली कहानी तो इन आंकड़ों के पीछे शुरू होती है। वो कहानी है स्ट्रैटेजी की, टेक्नोलॉजी की। ये बात बिल्कुल सच है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये नंबर्स का खेल नहीं है तो आखिर है किस चीज का? ये खेल है लॉजिस्टिक्स का। मतलब हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों तक अपनी सेना को सप्लाई कैसे पहुंचाई जाए। ये खेल है भूगोल का, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसी भी हमलावर सेना के लिए एक दीवार बन जाते हैं। और आज के दौर में ये खेल है साइबर और स्पेस वॉरफेयर का, जहां एक सैटेलाइट पर हुआ हमला पूरी जंग का रुख बदल सकता है। तो चलिए इन सभी आंकड़ों, हथियारों और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर फाइनल वर्डिक्ट, आखिरी नतीजा क्या निकलता है। तो देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर काफी हद तक साफ है। पहली बात, आंकड़ों में भारत का पलड़ा भारी है, दोनों पड़ोसियों को मिलाकर भी। दूसरी बात, पूर्वी मोर्चे पर यानी बांग्लादेश की तरफ से खतरा बहुत ही सीमित है। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, न्यूक्लियर हथियार। ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बड़े फुल स्केल युद्ध की संभावना को लगभग ना के बराबर कर देता है। और आखिर में, भारत लगातार अपनी सेना को भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहा है, उसे मॉडर्नाइज कर रहा है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भारत दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है? अगर सिर्फ आंकड़ों को देखें तो जवाब हाँ लगता है। लेकिन याद रखिए, असली जीत हमेशा जंग के मैदान में नहीं होती। वो तो डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी की उस शतरंज की बिसात पर तय होती है, जहां चालें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से चली जाती हैं।